नमस्कार, आज की बहस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। दिल्ली में लगातार फायरिंग और रंगदारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में सरेआम फायरिंग और रंगदारी मांगे जाने की 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। अलीपुर इलाके में बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है, वहीं नांगलोई में भी बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को घेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलजी का काम सिर्फ दिल्ली सरकार के काम को रोकना रह गया है। आतिशी ने कहा एलजी का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई भी ध्यान नहीं है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में जमीन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है, लेकिन एलजी का सारा वक्त दिल्ली सरकार के काम को रोकने में बीत जाता है। आतिशी ने कहा दिल्ली में 2 मॉडल हैं, एक आम आदमी पार्टी की सरकार का जो मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में देती है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के एलजी का, जिसमें क्राइम है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की समस्या ही यही है कि उनका सारा जोर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में जाता है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को परेशान करने में जाता है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को सुरक्षित रखें, दिल्ली के लोगों के लिए पुलिस व्यवस्था बना के रखें, दिल्ली में क्राइम को रोकें, दिल्ली को महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए सुरक्षित बनाएं, वो अपना 1% समय भी अगर अपने काम पे लगा दें तो दिल्ली में क्राइम की इतनी बुरी हालत नहीं होगी। आज दिल्ली वालों के सामने 2 मॉडल हैं। एक मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार का, जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस का मॉडल, जिसमें क्राइम है, जिसमें रंगदारी है, जिसमें फायरिंग है, जिसमें गुंडागर्दी है, जिसमें दिल्ली को मुंबई की तरह अंडरवर्ल्ड बनाना है। तो ये दिल्ली वालों को साफ है कि अगर गलती से उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भी बीजेपी को वोट दे दिया तो जो बंटा धार लॉ एंड ऑर्डर का किया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का भी वही हाल कर देंगे। इसलिए दिल्ली वालों को बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली की जिम्मेदारी वो आम आदमी पार्टी को ही देने वाले हैं। तो आज की बहस में हम आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, दिल्ली में कानून व्यवस्था लचर क्यों होती जा रही है? ये पहला अहम और बड़ा सवाल है, क्योंकि अपराधी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लगातार चुनौती दे रहे हैं। सवाल नंबर 2, दिल्ली में फायरिंग और रंगदारी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? एक्सटॉर्शन की घटनाएं लगातार दिल्ली में बढ़ रही हैं। सवाल नंबर 3, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसे सुधरेगा? कानून व्यवस्था दिल्ली की कैसे सुधरेगी? तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। सवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जमकर घेरा है। मुख्यमंत्री दिल्ली ने पूछा है कि क्या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम सिर्फ दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकना है? दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है, तो आखिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के उपराज्यपाल क्यों नहीं कर रहे?
तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के नेता हैं। डॉक्टर अनित सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत आज महेश जी से करते हैं। महेश जी, दिल्ली पुलिस सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करती है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि दिल्ली में फिरौती की कॉल्स बड़ी आ रही हैं, फायरिंग हो रही है, लेकिन इन मामलों पर अंकुश नहीं लग रहा। दिल्ली पुलिस ठीक है, कई मामलों में अपराधियों को पकड़ भी रही है, दिल्ली से बाहर जाकर पकड़ रही है, लेकिन मसला वही आता है कि घटना को रोकना एक बात होती है और एक घटना को अंजाम होने देने से रोकना एक बात होती है। बिल्कुल धनराज जी, आपने सही बात कही, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रिकॉर्ड है, जो स्ट्राइक रेट है, अपराध पे अंकुश लगाना एक अलग बात है। एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी चीज की रोकथाम लगाई जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधियों को हौसला पस्त करने में दिल्ली पुलिस कोई अक्षम है। उसका 87%, ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं कह रहा, ये आंकड़े दर्शाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी हास्यास्पद, निंदनीय, और मैं ये कहूं कि आज की डेट में एक महिला मुख्यमंत्री का यहाँ होना अपने आप में ये जाहिर करता है कि उनकी संवेदनशीलता कहीं और मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा जो है ज्यादा होना चाहिए महिलाओं के प्रति। और जिस प्रकार से वो मजे लेने के लिए अपराधी और इस चीज का जो है वो चटकारा ले रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जान माल का नुकसान जो है एक मुख्यमंत्री के लिए महज एक राजनीति जो है। वो कह रही है कि अगर वोट देना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। अगर आप ये देख रहे हो ना कि किस तरह के हिंसक अपराधें हो रही हैं, तो ऐसी मुख्यमंत्री पर कोई नहीं। महेश वर्मा जी, मैं रोकूंगा आपको एक मिनट। विपक्ष का काम क्या है सियासत में? फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी पार्टी के अधीन है, तो क्या कहेंगी? इस पर तो कमेंट करेंगे ही वो। जहां पर आप लोग विपक्ष में हैं, ऐसी घटनाओं पर आप लोग भी सवाल उठाते हैं। विपक्ष का तो यही काम है सर, वो क्यों नहीं सवाल करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। अगर दिल्ली में कहीं पर गोली चलाकर ये पर्ची फेंक दिया जाता है कि आपको 5 करोड़ देना है, कहीं पर गोली चलाकर पर्ची फेंक दिया जाता है कि आपको 1 करोड़ रुपया देना है, तो छोटी घटना तो है नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के नाते, चलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का आपके पास दायित्व तो नहीं है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जवाबदेही भी तो नहीं है, तो क्या आप एक मुख्यमंत्री के नाते, एक इलेक्टेड प्रतिनिधि के नाते, क्या कभी आपने इसको रिव्यू करने की कोशिश करी? इसके लिए कोई मीटिंग बुलाई? इसके लिए कोई जानने की कोशिश करी? क्या अधिकारी के साथ या पुलिस आयुक्त के साथ या दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कोई डायरेक्शन दिया कि हम इसके ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं, अगर ऐसी घटनाएं हैं? महेश वर्मा जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, दिल्ली के कुछ चीजों को मैंने भी देखा है और मुझे पता है कि पुलिस कमिश्नर कितने लायबल है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। तो इनको तो रहने, दिल्ली सामान्य राज्य नहीं है सर, जहाँ पर मुख्यमंत्री आए तो। जी, मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके सवाल कौन भाई आपके सवाल की प्रासंगिकता, आपकी सवाल की जो प्रासंगिकता है वो समझ में मुझे आ रही है, लेकिन नैतिकता भी तो होनी चाहिए। हम और आप सब किसी न किसी तरह से कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेह हैं। अगर हमें भी कहीं अपराध होते हुए दिखाई दे रहा है और हम उसमें आंख मूंद लेते हैं तो हम खुद से अपराधी हैं, ये कानून कहता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है और एक इलेक्टेड प्रतिनिधि है और आपको इतना ही कहीं किसी चीज का अपराध को लेकर बोध है, तो आपके मुख्यमंत्री आवास में जो है महिला सांसद की पिटाई, उनके साथ बेविचार, उनके साथ क्या नहीं होता है? चलिए, वो तो अनाचार और दुराचार को लेकर तब आप तब एक महिला हो के तब नहीं आप बोलते। चलिए ठीक है, आप पंजाब नहीं तो आप सर ये आप उसको आप नहीं ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड मुझे बात कर। आप कहते हो, मान लिया हमने आपकी बात मान ली कि यहाँ आपके अंडर नहीं, जहाँ आपके अंडर है वहाँ कौन सा आप अच्छा कर रहे हो पंजाब में? चलिए
ठीक है, वो नहीं आप सर, वो घटना है जिस घटना का आपने जिक्र किया, उस घटना पर हमने खूब बात की है, खूब चर्चा की है, जितनी लानत मलानत हो सकती है हमने की है। आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है वर्मा जी, आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है। देखिए, एक तरफ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर है और वो अभी कोर्ट में है, और जो कोर्ट कहेगा मामला कोर्ट में है। बेल जिस पर आरोप था वो छूटा हुआ है बेल में। कोर्ट में है, मैं कह रहा हूँ सब चीज कोर्ट में है, लेकिन नैतिकता क्या हमने थो लिया? आप मुझे एक बात बताइए धनराज जी, आपके सामने कोई घटना घटे और आप उससे आंख मूंद लीजिए, तो क्या नैतिकता की? चलिए ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है। पवन भाई, क्या बार बार मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, उसके साथ आप उनको काउंटर कर देना। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना तर्क है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, महेश वर्मा जी का ही कहना है कि आप लोग बोलिए, थोड़ा नाप तौल के बोलिए, जहां तक मुझे समझ में आया। देखिए धर्मराज जी, अगर आप बीजेपी की बात माने तो देश के गृह मंत्री धर्मराज सिंह, जीएनसीआर के एंकर, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। दिल्ली में फिरौती की कॉल आ रही है, आप जिम्मेदार हैं। और जीएनसीआर चैनल सबसे बड़ा जिम्मेदार है। आपकी फेलियर की वजह से दिल्ली में इस तरह की बॉम्ब ब्लास्ट की घटना सामने आ रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास होगा उसकी जिम्मेदारी है। संविधान के अनुसार एकमात्र जिम्मेदारी दिल्ली के देश के लोगों ने, देश के संविधान ने भारतीय जनता पार्टी को दी है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। दिल्ली के लोगों के अंदर जो मन में डर है, खौफ है, उस खौफ को मिटाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं? पूरे दिन अरविंद केजरीवाल सरकार के काम रोकने के अलावा एक काम नहीं करते। आज दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी के लोगों ने गैंगस्टर्स का अड्डा बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि सारे गैंगस्टर्स को भाजपा ने गोद ले लिया है। पूरे दिल्ली के अंदर सोचिए, जिम के मालिक को धमकी दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, वो फिरौती नहीं देता, उसको गोली मार दी जाती है। किसी व्यापारी में 20-20 राउंड फायरिंग कर दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट जिले के अंदर 20-20 खून हो जाते हैं। किसी महिला की चेन खींच के ले जाते हैं, किसी युवा के हाथ से फोन छीन के ले जाते हैं बदमाश। तो किस तरह का आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को मॉडल दिया है? भाई, हम तो सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाइए। दिल्ली के लोग बड़े खौफ के माहौल में जी रहे हैं। आज छठ पूजा होने वाली दिल्ली के अंदर, छठ के अंदर आज पूरी दिल्ली पुलिस भाजपा ने वहां पे लगा रखी है, छठ घाट पे लगा रखी है। किस लिए? कि छठ घाट रोके जाएं। भाई, मालवीय नगर के अंदर, जीके के अंदर, द्वारका के अंदर, कालकाजी के अंदर, तमाम सारे दिल्ली के ऐसे एरिया हैं जहां पे कि पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली के लोग अपना छठ को ना मना पाए। इनको करना क्या चाहिए? दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर ऐसा डर का माहौल है, पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत दिन बाद सुनने में ऐसा आया है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फिरौती की कॉल आ रही है, धमकी भरी कॉल आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? भाई, दिल्ली में सारी पार्टी के लोग रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, सारे एमपी दिल्ली में रहते हैं, सब लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में सारे राज्यों के लोग रहते हैं। तो भाजपा करना क्या चाहती है? अगर इनसे हम सवाल पूछें तो ये कहते हैं भाई मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अरे भाई, आप अब तो ये मान लो कि आज जीएनसीआर धर्मराज भारती जी या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। संविधान के अनुसार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भाजपा के पास है। तो भाजपा अगर ये कह रही है कि भाजपा इसको संभाल नहीं सकती तो हमको दे दें, या हमको छोड़ दीजिए, किसी और को दे दें। भाई, जो जिस जिम्मेदार आपके पास आप देंगे वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधार देगा। लेकिन समय क्या है? देखिए धर्मराज जी, हमारी सरकार बनने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले दिल्ली में थाना कमेटियां हुआ करती थी। उस थाना कमेटी में उस क्षेत्र के सारे एसीपी, डीसीपी, एसएचओ और आपके एमएलए, पार्षद, सांसद, तमाम सारे आरडब्ल्यू के लोग, तमाम सारे लोग बैठते थे और तय करते थे कहां पे समस्या आ रही है, उस समस्या का पुलिस के साथ बैठकर समाधान करते थे। 10 साल हो गए, दिल्ली में थाना कमेटी की बैठक तक आज तक नहीं हुई है, और दिल्ली पुलिस अंडर स्टाफ काम कर रही है। भाई, दिल्ली पुलिस के अंदर स्टाफ ही नहीं होगा, तमाम सारी उनसे बैठ के बातचीत नहीं होगी। अरे, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत तो करो, उनके पास सुझाव होंगे। चलिए ठीक है पवन भाई, उसको पूरा कर दीजिए। आज तक कोई बैठक सर नहीं, एक मिनट पवन भाई, देखिए, एक तो मैन पावर की कमी है। देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिनके पास पुलिस महकमे में कम से कम फुल फ्लेज मैन पावर है। हर स्टेट में मैन पावर की कमी है, लेकिन ये एक वजह नहीं आप गिनवा सकते कि मैन पावर की कमी है इसलिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ये नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर अनित सिंह साहब, मैन पावर होना चाहिए, डॉक्टर अनित सिंह साहब, मैन पावर होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा और मैं इसको बहुत पुख्ता तौर पर कहता हूं, हर स्टेट में किसी भी पुलिस वाले से आप पूछ लीजिए, किसी कप्तान से पूछ लीजिए, किसी डीजी से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। बट फिर भी
इससे उनकी जिम्मेदारी या जवाबदेही कम नहीं हो जाती है। दिल्ली में चिंता का विषय यह है कि एक संगठित किस्म का अपराध पिछले कुछ वक्त में हो रहा है। आपको मतलब दिन तो नहीं कहे, लेकिन सप्ताह 10 दिन में गुजरता नहीं है, और ये छोटी मोटी रकम नहीं होता, करोड़ों में बात होती है। अब वो कोई शरारती तत्व है या वाकई कोई संगठित गिरोह बनाकर काम कर रहा है, इसको रिवील करना, इन चीजों पर अंकुश लगाना, ये काम तो दिल्ली पुलिस का है। धर्मराज जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जैसा भी आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई संगठित लोग ऐसा अपराध कर रहे हैं या कोई ऐसी पिन पॉइंट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि दिल्ली में एनसीआरबी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 1-2 दिन की या कोई क्षणिक प्रॉब्लम नहीं है। ये दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्टेट है वो किस तरीके से डिटीरियोरेट होता जा रहा है, ये 10 साल दर साल हमें एनसीआरबी की रिपोर्ट से देखने से समझ में आता है। इस साल जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी तब मैं कुछ पेपर की कटिंग्स हैं जो मैं आपके सामने उनकी जो हेडलाइंस है उसको कोट करना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि कैपिटल रिमेन्ड मोस्ट अनसेफ सिटी इन द कंट्री। पूरी हिंदुस्तान में सबसे अनसेफ अगर कोई शहर है तो वो दिल्ली है। दूसरे न्यूज़पेपर में लिखा था कि 2 माइनर गर्ल्स आर रेप्ड एवरी डे। ये हमारे दिल्ली के बखान में ये सारी चीजें स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। दिल्ली रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 19 मेट्रोज विथ 32% ऑफ केसेस, फॉलोड बाय मुंबई 12% एंड बेंगलोर 7%। मैं ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि 19 महानगरों में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे क्राइम है तो वो दिल्ली है, जहां पे 32% केसेस अकेले हो रहे हैं। उसके बाद मुंबई है जो डिस्टेंट सेकंड है, 12% होते हैं। तीसरा है बेंगलोर जहां पे सिर्फ 7% केसेस हो रहे हैं। दिल्ली में मैक्सिमम क्राइम पर लाख ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। तो जो ये आपने स्टेटमेंट दिया, ये कोई संगठित ग्रुप कर रहा है ऐसा नहीं है। ये लगातार लॉ एंड ऑर्डर को नेग्लेक्ट करने का एक खामियाजा दिल्ली वासी लगातार भुगत रहे हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा का मैटर हो, चाहे यहाँ पे डाउरी से डेथ का मैटर हो, चाहे वुमेन के अगेंस्ट असॉल्ट का मैटर हो। आपको अंदाजा होगा कि पिछले साल और उसके 1 साल पहले में 40% का इजाफा हुआ है महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध हुए हैं। उसमें सारी छीनी और छीना झपटी से लेकर उनके साथ जिस तरीके के और बलात्कार तक सारे के सारे अपराध इसमें लिप्त हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साल दर साल यहाँ पे अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार कौन है हम सारे लोग जानते हैं। हम गृह मंत्री के नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूंगा कि उनको कितना भी गरिमामयी तरीके से लॉ पुरुष बनाने का ढोंग दिखाया जाए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उनकी नाक के नीचे दिल्ली में लगातार खराब होता जा रहा है, इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो स्वयं है। हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे देखिए, दिल्ली और किसी और स्टेट को कंपेयर करना एक अलग तरीके से मानवीय भूल है। यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो दरकार है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल जो या इंटरनेशनल एम्बेसीज भी हैं, यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष भी आते जाते रहते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान के सारे के सारे एमपी और बहुत सारे और राजनयिक और बड़े बड़े अधिकारी सारे लोग रहते हैं। तो हमारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहनी एक जरूरत भी है और इंटरनेशनल फोरम पर दिल्ली की जो साख है उसको बनाए रखना भी केंद्र सरकार की जवाबदेही है। ऐसे मौके पर अगर यहाँ पे दिल्ली में पुलिस भर्ती को लेकर पिछले कई सालों में कोई भर्तियां नहीं हुई है तो सीधी उंगली गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के ऊपर जाती है। इसके साथ साथ जो आज आतिशी जी का आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिखाया था, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 2 तरीके की सरकारें काम कर रही हैं। आज हम क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बातें कर रहे हैं तो कौन जवाबदेह है हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली हर एक पैमाने पर, चाहे एयर क्वालिटी की बात हो, चाहे वाटर सैंपल की बात हो, चाहे यमुना की सफाई की बात हो, चाहे नॉर्मल साफ सफाई की बात हो कि किस तरीके से सिविक सेंस यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से अथॉरिटीज यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हम किसी भी पैरामीटर पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ 2.5 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। और 8 तारीख से दिल्ली के साथ जो भी ये ज्यादती हो रही है हर एक फ्रंट पर, चाहे वो
आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात हो, चाहे जल बोर्ड के घोटाले की बात हो, हर एक चीजों को हम एक्सपोज करेंगे और लोगों को चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के आपकी उस 8 तारीख की यात्रा पर भी हम बात करेंगे, ठीक, उसमें भी हम बात करेंगे, आपकी न्याय यात्रा पर भी हम बात करेंगे, उसको शुरुआत तो होने दी, उस पर भी बात होगी। वेद भूषण जी, मुझे याद है सर, इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब बात हो रही थी तो कई बार पूर्व में भी आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं और आपने अपने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। आज उसी जगह पे हम लोग खड़े हैं। मुद्दा वही है कि लॉ एंड आपने, मुझे थोड़ा बहुत जो मेरे जहन में है, आपने एक रेट बताया था कि जो अपराध हो रहे हैं दिल्ली पुलिस उनका खुलासा करती है, अपराधियों को गिरफ्तार करती है, जो सॉल्व करने का रेट है वो दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा है। मैं सर इकबाल की बात करता हूं कि क्या दिल्ली पुलिस का इकबाल कहीं कम हो रहा है, जिसके कारण छोटे मोटे गली मोहल्लों में किसी का किसी से झगड़ा हो गया तो किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने किसी को धमकी दे दी, या फिर जो गोलियां चलाना हो या फिर रैंसम के लिए कॉल मांगना हो, ऐसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है सर? देखिए धर्मराज जी, मैं तीनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, तीनों पार्टीज की, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा टाइम भी था दिल्ली के अंदर, मैंने लगभग 35 साल नौकरी करी है, 67 साल मुझे दिल्ली में रहते हुए हो गए, 67 ईयर्स। जिस तरह की आज की स्थिति दिल्ली के अंदर क्रिएट हुई है या की गई है या अनजाने में हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा भी टाइम था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी, या उसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, पर इस तरह के एलिगेशन लगाना और झूठ बोलना, फरेब करना, ऐसा कहीं नहीं था। मैं अब आपको एनसीआरबी के डाटे की बात करता हूं कि बहुत तैयारी के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई जादू का डंडा ना कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या अमेरिका की पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस, किसी के पास नहीं है कि जादू के झंडे से वो तमाम क्राइम को एक झटके के साथ रोक दें या 1 लाख भर्ती आज कर दी जाए तो रुक जाएगा क्राइम। उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे पहलू होते हैं जो एक घंटे की डिबेट के अंदर हम और आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अब दिल्ली की हालत यह है कि जो 70 एमएलए हैं, दिल्ली के चुने हुए लोग हैं, उनमें 43 एमएलए के खिलाफ आपराधिक मुकदमे खुद हैं। और ये तो अपराधी उनकी बात करें जो चैन छीन के भाग गए या 5 करोड़ की फिरौती मांगे, उन आर्थिक अपराधियों का क्या होगा जो चीफ मिनिस्टर तक जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर रहे, 16 बड़े नेता पंजाब के जिनपे इनका राज्य है, वहां पर उनके एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। क्रिमिनल केस को छोटे चेन स्नैचिंग है या उसके नहीं है, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 10% इंक्रीज हुई है रेप केसेस के अंदर पंजाब के अंदर। साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ा है आप सोच नहीं सकते, बेशुमार पंजाब के अंदर है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो कारकेड था, किस तरह से उसकी दुर्गति पंजाब के अंदर जो इनकी सरकार थी उस टाइम पर हुई। मूसेवाले का जो मर्डर हुआ, आपको याद है किस तरह से उसकी सिक्योरिटी को घटा दिया गया और बहुत से लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया। तो इनके पास भी कोई जादू का डंडा नहीं है। ठीक है, आतिशी जी बहुत बड़े बड़े बयान पहले भी देती रही हैं और केजरीवाल तो खैर बयान मास्टर हैं, उनके बयानों पर देखा जाए तो पता नहीं कहां की बातें कहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और खासतौर से इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे तो इतने टॉल क्लेम करेंगे जैसे हम लोग कि पुलिस अंदर आ गई तो हम बिल्कुल रामराज की स्थापना कर देंगे। ना रामराज की स्थापना आम आदमी पार्टी कर सकती है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। इसके लिए एक प्रॉपर तरीका है जिसके लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है। केवल पुलिस पर एलिगेशन लगा देना या दूसरी सरकारों पर एलिगेशन लगाकर भाग जाना ही काफी नहीं है, आपको उनके साथ मिल बैठकर काम करना पड़ेगा। अभी आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि थानों के अंदर कमेटी होती थी। अरे आप तो थानों का घेराव ही करते रहते हो, तो कमेटी में बैठोगे कब? आप एलजी हाउस का घेराव करते हो। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, पूरे दिल्ली के एमपी, कांग्रेस के, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे उनके घरों का घेराव करा गया, तो आप थाने में आकर बात कैसे करेंगे? तो इसलिए ये टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर बड़े बड़े टॉल क्लेम करने, आतिशी हॉल, अभी बड़े बड़े नेता निकलेंगे आम आदमी पार्टी के, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बताएंगे किस तरह से हमने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दे दिया है, पॉल्यूशन दिल्ली में 0 हो गया है, छठ पूजा है, आइए छठ में गंगा जी का स्नान कीजिए, यमुना जी का स्नान कीजिए। इस तरह की बातें होती हैं, हंसी भी आती है धर्मराज जी, मुझे तो सुन के हंसी भी आती है, आप भी हंसते होंगे कुछ बातों को समझ रहे। मैं इशारा नहीं करना चाहता, नहीं तो ये राजनीतिक डिबेट की तरह मुझे इस्तेमाल करेंगे, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मखौल बन गया, एक हंसी आती है जिस तरह से क्लेम किए जाते हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बताए थे सीएम हाउस के अंदर क्या हो रहा था,
किस तरह से आर्थिक अपराधी, ये तो वो अपराधी हैं जो करोड़ों, ये तो सैकड़ों करोड़ के अपराधी हैं, ये आर्थिक अपराधी नहीं जिनका हम नाम बता रहा हूँ। सीएम साहब हैं हमारे, मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन है, अभी जो अमानतुल्लाह खान उनकी पत्नी मरियम जेल में आराम कर रहे हैं, उन पर चलिए ठीक है वेदभूषण जी, मैं सड़क के चोर हैं, ये वैसे चोर हैं। चलिए मैं दोनों डकैत हैं। ठीक है, मैं पवन भाई एक मिनट आता हूँ, मैं उस पर नहीं, पवन भाई जल्दी से, ठीक है वेदभूषण जी, पवन भाई जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, मैं सर्वेश्वर जी के पास जाऊंगा जल्दी से। जिस तरह से आपके पूर्व एसीपी मतलब पुलिस के अगर कोई शख्स ये कहते हैं जैसे भाजपा के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं, उसके अपराध उस कैसे लगेगा? हम जब सार्थक बात कर, उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैं नौकरी कर चुका हूँ पवन शर्मा, जितनी तेरी उम्र नहीं है। अरे मैं सही बात कह रहा हूँ, चुभ जाती है आपको, चुभ जाती है ना, आपको कितना दर्द हुआ, कितना दर्द हुआ, सही बात कहना कितना मुश्किल होता है, सुनना बहुत मुश्किल है आपके लिए, बुलाएंगे बहुत चुभी होगी बातें ये। चलिए ठीक है यही आपकी तकलीफ है। वेदभूषण जी चलिए ठीक है, वेदभूषण जी एक मिनट, लड़ाई नहीं करना, बुलाएंगे कैसे डिबेट? अरे नहीं ठीक है, नहीं पवन जी एक मिनट, उस तरीके कैसे गुंडे बातें कर रहे हैं? नहीं अगर ऐसे गुंडे टीवी डिबेट में दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधरेगी कैसे? नहीं चले, वो एक्स पुलिसमैन है, वो सर्विस में नहीं है, एक्स पुलिसमैन है, वो पूर्व एसीपी है। पुलिस वाला होने नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, पुलिस वाले को गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अरे सर झगड़ा नहीं कर, अरे पुलिस वाला को मैं भी जानता हूँ, आप तो बेशक एसीपी रहे, मेरे दोस्त आईपीएस है। चलिए ठीक है पवन जी वेदभूषण जी एक उनके खिलाफ क्रिमिनल केस है। चलिए ठीक है, वेदभूषण जी सुन लेते, पवन जी को मैं सर्वेश्वर जी के पास जाऊँ जल्दी से, पवन भाई जल्दी से सेकंड तो दीजिए। बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इस तरह से गुंडागर्दी करने से, इस तरह से अनुचित बात करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। भाई जिसकी जिम्मेदारी है, भाई दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी भाजपा कह दे कि हमारी है तो हम संभाल लेंगे। भाई अगर मैं कह रहा हूँ आज जीएनसीआर को दे दिया जाए, धर्मराज सिंह को आज दिल्ली पुलिस दे दी जाए, ये संभाल लेंगे। तो आज समस्या इस बात की है कि दिल्ली के अंदर जो बढ़ता अपराध है वो अपराध कैसे रुकेगा? भाई उस अपराध पर लगाम कैसे लगेगी? चलिए ठीक है, दिल्ली के सदमे में है। मैं ठीक है पवन भाई एक मिनट को गाली दे और हम लोग चुपचाप सुनते रहे। एक मिनट पुलिस अफसर को कोई गाली दे यहाँ पर बैठ के, उनको गुंडा कह रहा है। चलिए ठीक है वर्मा जी एक मिनट, वर्मा जी एक मिनट, क्या मतलब होता है इसका? चलिए ठीक है वर्मा जी, महेश वर्मा जी एक मिनट, सर्वेश्वर जी को फ्रेम में लगी, सर्वेश्वर जी को। चलिए ठीक है एक मिनट, अरे आपस में नहीं झगड़ा कीजिए। सर्वेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपको कल यहीं पर यही व्यक्ति अगर आपको गुंडा का, चलिए ठीक है महेश वर्मा जी, अब उनसे लड़के थोड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। सर्वेश्वर जी ठीक है, पवन भाई एक मिनट रुक जाइए, पवन भाई रुक जाइए, पवन भाई एक मिनट, महेश वर्मा जी अरे ऐसे थोड़ी होता है, रुक जाइए। सर्वेश्वर जी देखिए दिल्ली में सबके, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं उनसे आप कुछ भी सवाल पूछिए तो विशेष तौर पर जो प्रवक्ता होते हैं उनका काम भी वही है, उनकी ट्रेनिंग ही वही है कि वो बातें कहेंगे उसमें थोड़ा से वो कितना भी ये बताने की कोशिश करें कि हम अराजनीतिक होकर बात करें। पॉलिटिकल लोग कभी अराजनीतिक नहीं होते हैं, उनकी बातें राजनीतिक होती हैं, उनका चाल डाल राजनीतिक होता है। जो प्योर पॉलिटिशियन होता है उसका हर चीज़ में सियासत होती है। तो वो अपनी बातें उन्होंने कही है। दिल्ली में अपराध हो रहा है और जैसे वेदभूषण जी ने कहा ठीक है, एक्स पुलिसमैन रहे हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और जिस महकमे को उन्होंने सर्व किया है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उनका उस महकमे के लिए होगा। मैं जिस पेशे से हूं कल को पेशे से मैं ना रहूं, बट इस पेशे के लिए हमेशा एक प्यार सम्मान तो हमेशा रहेगा। आप भी हैं, आपका भी एक सम्मान है, कल को आप भी किसी दूसरे कारोबार में चले जाएं, बट इस पेशे से एक सम्मान तो रहेगा। इससे जुड़े अनुचित बातों को आप जल्दी नहीं सुनिएगा। तो वो उनका एक पक्ष हो गया। दिल्ली में अपराध है और इसमें सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी क्यों ये सवाल रेज कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कौन अपॉइंट करता है? होम मिनिस्ट्री करती है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये चेन है, तो इसलिए बीजेपी पर हमला हो रहा है। आप को देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम 370-35 से को हटा दिए, तो वो यश आपके हिस्से में आ गया है। अगर कहीं अपराध हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर अगर क्वेश्चन रेज होगा, यश आपके हिस्से आएगा तो अपयश भी आपको आपके हिस्से आएगा। ये नहीं हो सकता कि यश आपके हिस्से आए, अपयश आपके हिस्से पे नहीं आए। सर्वेश्वर जी देखिए, धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, आपने सही कहा कि यश भी आपके साथ रहेगा और अपयश भी रहेगा।
अभी हमारे पूर्व एसीपी साहब वेद भूषण जी ने जितनी भी बातें कही उसमें अक्षरशः एक भी बातें गलत नहीं। उन्होंने क्या गलत कहा? क्या केवल हम चैन स्नैचिंग या डकैती या फिरौती करने वाले ही अपराध को अपराधी मानेंगे? जो इकोनॉमिक ऑफेंस वाला अपराध करता है, हमारे कोर्ट, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे देश में अगर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी उतनी ही जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के अंतर्गत दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है, लेकिन आप जब ओवरऑल एक राज्य में आपकी सरकार है और वहां पे आपके पास सब कुछ है, पूरा राज्य जो है, राज्य का जो भी ज्यूरिडिक्शन होता है, जैसे राज्य को संभाला जाना चाहिए, वो उस पार्टी के पास है। उसके विपरीत दिल्ली में आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो आप केंद्र सरकार पे सवाल या निशान उठाते हो। पंजाब में 2023 का पवन शर्मा जी ने एनसीआरबी का डेटा उठाया या हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया। पंजाब में 2023 का ही एनसीआरबी का डेटा कहता है, सॉरी 22 का एनसीआरबी का डेटा कहता है, अभी 23 का तो आया नहीं है, कि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जितने भी अपराध दर्ज होते हैं, पूरे भारतवर्ष का 40% अपराध केवल और केवल पंजाब में दर्ज हो रहा है। और पंजाब में तो फुल फ्लेज आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां की सारी कानून व्यवस्था उनके अंतर्गत है, पुलिस है, सब कुछ है, फिर वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? 40% जो एनडीपीएस का जो पूरे अपराध है, केवल एक राज्य, छोटा सा राज्य पंजाब, वहां पे कैसे दर्ज हो रहा है? उसमें कमी क्यों नहीं लाई जा रही है? वो तो आम आदमी पार्टी के द्वारा रूल्ड है, पुलिस महकमा पूरा उनके हाथ में है, वहां पे इनको क्या परेशानी, या किसी ने हाथ बांध दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां हाथ बांध दी है क्या? ये बताइए। दिल्ली में अगर ऐसे छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये खास के बीजेपी और गृह मंत्रालय पे सवालिया निशान उठता है। लेकिन वही देखिए, क्या कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब क्या दिल्ली में अपराध नहीं हो रहे थे? सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। जो निर्भया रेप के केस, जो सबसे बड़ा रेप केस हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था। और जब आतंकवादियों का एनकाउंटर होता था बटला हाउस केस में, तो आपको याद होगा कि सलमान खुर्शीद साहब, जो उस समय शायद विदेश मंत्री थे या जो भी संभाल रहे थे, मुझे करेक्ट करिएगा, वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। जब आतंकवादियों पे कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो है उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब पूरा राज्य है, सब कुछ उनके पास है, किसान भी, जब वहां पे युवा भी और पुलिस भी सब उनके पास है। वहां पे क्या कर रहे हैं? अराजकता की स्थिति बनाए रखे हैं। किसान आए दिन वहां पे प्रदर्शन करते हैं। आप देख लीजिए, पुलिस 40% एनडीपीएस एक्ट के तहत वहां पे अपराध हो रहा है, महिलाओं पे अपराध पंजाब में पड़ रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं ये रोक रहा है? रही बात दिल्ली का, तो धर्मराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, बेट सर का अपना एक अलग नजरिया है और सॉफ्ट कॉर्नर नेचुरल जो एसपी रहे हैं वो हर चीज को समझते हैं, और ये कहीं कोई किसी के पास जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाया और उस राज्य से अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, चाहे छिटमुट घटनाएं हो, ये केंद्र सरकार पे सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, क्या कभी अरविंद केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री थे, या अभी माननीय आतिशी जी हैं, कभी गृह मंत्री के पास जाके या केंद्र सरकार के पास समय मांगा और इस चीज पे गहन विचार विमर्श किया? क्या उनका दायित्व नहीं बनता? ठीक है सर्वेश्वर, केवल एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप, मैं पवन भाई आता हूँ, एक आता हूँ। नहीं 10 सेकंड, बोलिए, अरे बोलिए, उनको मैं रोक रहा था, डॉक्टर साहब आता हूँ। आपके अंदर दिल्ली में आपके अंदर क्या क्या है? आपके अंदर यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, महेश जी आता हूँ। ये हो, सबसे पहले आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे जो सफाई सुथरा का है, एमसीडी। अब एमसीडी 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है धर्मराज जी, पूरा दिल्ली को कबाड़ कूड़े का ढेर बना के रखा है। उसमें आप चलिए ठीक है, अब सर एमसीडी पे नहीं जाएंगे, अभी एमसीडी को रहने देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ही रहते हैं। हर लॉ एंड ऑर्डर, चलिए ठीक है। अरे मैं सर्वेश्वर जी मैं एक मिनट सुनिए। मैं लॉ एंड ऑर्डर को इसलिए रेज कर रहा हूँ, महेश वर्मा जी, मैं पवन भाई को ना आता हूँ। महेश वर्मा जी, लॉ एंड ऑर्डर को इसलिए मैं करता हूँ कि जब मैं अपने करियर की शुरुआत आज से 15-16 साल पहले कर रहा था, एक राज्य में चुनाव था, राज्य का नाम लेना उचित नहीं होगा, तो उसमें एक बुजुर्ग 2009 में, आप लोग पॉलिटिकल लोग अंदाजा लगा लीजिएगा 2009 में कहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2009 का विधानसभा चुनाव था, तो उसमें एक बुजुर्ग से एक सवाल रिपोर्टर ने पूछ लिया
कि आप किसको वोट दे रहे हैं, उनका लोकल लैंग्वेज में था। तो उसको मैं इसको मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण मसला होता है सरकार आने और सरकार जाने में। तो उन्होंने एक बड़ा सटीक जवाब दिया कि एक तरफ हैं भ्रष्टाचारी, एक तरफ हैं गुंडे। बोला हम तो भ्रष्टाचारी को ही चुन लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी के टाइम में 3 वक्त का नहीं 1 वक्त का मिल जाएगा, गुंडे आ जाएंगे तो 1 वक्त भी नसीब नहीं होगा। तो हम तो भाई उन्हीं को चुन लेंगे। 2 ऑप्शन थे वहाँ पर जिनके बीच टक्कर थी। तो लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मसला है सर। महेश वर्मा जी, दिल्ली में क्योंकि आप लोग भी पूरा जोर लगा रहे हैं, 2 महीने के बाद तो चुनाव है, हम मानकर चल रहे हैं कि जनवरी में चुनाव अनाउंस हो जाएगा, जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में दिल्ली में मतदान होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ सर, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक मूव तो आप लोगों के खिलाफ बनाएगी, माहौल तो बनाएगी जैसे घटनाएं हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि यश कुछ अगर आपके हिस्से है, तो जब जिम्मेदारी जवाबदेही आपके हिस्से है, तो उसको जवाब देना, उसको कंट्रोल करना, उसको हर तरीके से कंट्रोल करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी। महेश वर्मा जी। जी दद्दा जी, जो आप बात कह रहे हैं उस बात पे मैं कोई विवाद पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने एक बात कही कि भाई जो एक पत्रकारिता जो जिस क्षेत्र से आता है उस क्षेत्र की थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके दिल में दिमाग में सम्मान रहता है। वेदभूषण जी ने जो बात कही, जैसे मैं भी पत्रकार रहा हूँ दिल्ली शहर में, रिपोर्टर रहा, चीफ रिपोर्टर रहा, मेट्रो एडिटर रहा, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि किस प्रकार से, अभी वो जानते नहीं है कि वेदभूषण जी किस प्रकार के जांबाज अधिकारी रहे, किस तरह से जान पे खेल के उन्होंने क्रिमिनल अपराध और अपराधी को रोका है। उनका कंट्रीब्यूशन जो है कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारा और आपका है। उस व्यक्ति ने कभी अपने तीज त्योहार को त्यागा होगा, कभी अपनी परिवार की खुशियों को त्याग करके हमारी खुशियों को कहीं उसने लौटाया होगा। ऐसे पुलिस अधिकारी को आप गुंडा कहते हैं कि एक चैनल पे आके, और हम सुनते रहेंगे। हमारे किसी सैन्य ये क्या कहते थे, ये सेना को कभी सेना के 100 रुपये सवाल उठाते हैं, कभी हमारे पुलिस अधिकारियों की निष्ठा पे प्रतिष्ठा पे ये सवाल दागते हैं। हमें ऐतराज उस बात पे। आप कहिए ना, कोई अधिकारी अगर गलत कह रहा है, गलत कर रहा है, उसके खिलाफ आप उठाइए ना, आवाज उठाइए कि हाँ इसकी वजह से ये अपराध इस तरह से जन्म ले रहा है। हम तो कह रहे हैं ना आज की डेट में। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के लोगों को आपको समझना पड़ेगा धनराज जी कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां एक दिन पूरा एक शहर आता है और एक शहर निकल जाता है। ये ऐसा भी शहर है जहां लाखों लोग, एक दिन 50 लाख लोग घुसते हैं और 50 लाख लोग निकल जाते हैं। इस तरह का इस शहर का चरित्र है। तो आप उस चरित्र में अगर कोई आपको संगठित तरीके से, कोई बजट की कोई कमी नहीं है, 12,000 करोड़ का बजट है। पंजाब सरकार के पास जो है 10,000 करोड़ का पुलिस का बजट है, उससे कहीं ज्यादा बजट यहाँ को बोलेंगे दीजिए। हाँ बोलिए। एक बात धनराज जी, दूसरी बात क्या है कि जो बातें यहाँ पे दिल्ली में मूलभूत अधिकार, हमारी आपकी जो जरूरत है, वो सब चीजें इग्नोर कर दी जाएगी। और एक नैरेटिव, राजनीतिक नैरेटिव, जो आपने सवाल दागा मेरे से कि साहब ये राजनीति खेल कानून व्यवस्था के नाम पर क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कहीं फेल हो रहे हैं, केंद्र में केंद्र सरकार कहीं फेल हो रही है, इसलिए ऐसा ये नैरेटिव कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अपने पाप को छुपाने के लिए जो इन लोगों ने इनका विधायक के वजह से एक अधिकारी आत्महत्या कर लेता है और उसमें इनका विधायक जो है वो दोषी सिद्ध हो जाता है, उसको आज तक नहीं निकाल पाते हैं। मानहानि के मामले में इनके 3 विधायक दोषी सिद्ध हो जाते हैं, उनको कहीं बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। संतोष कोहली का हत्या देखिए। सवाल यह है कि अपराधी चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुला के उसके छाती पे चढ़ के अमानुल्लाह खान और 3 विधायक चीफ मिनिस्टर के सामने बैठ के मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम अपराध और अपराधी को कहीं मुखालफत करते हैं। आपके मुंह से ये चीज सुनाई दे कि एक आपका सांसद जाती है मुख्यमंत्री आवास पे, उसके साथ बेविचार, अनाचार, दुराचार, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, और कौन करता है? आपका जो मुख्यमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी है वो करता है। तो अपराध के ऊपर इस प्रकार की नैतिकता, और आप दिल्ली में अपराध का जन्म देने वाले हैं। अपराध, आर्थिक अपराध करने वाला क्या अपराधी नहीं होता है? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, कि आपकी सुख सुविधा, आप अपराध को एक नैरेटिव बना रहे हैं, कानून व्यवस्था को आप राजनीतिक कारणों से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपका जो सड़क पे जो 250 करोड़ का सड़क है, आपका 3200 करोड़ रुपया खजाने से कहां गायब हो गया, कौन लूट के ले गया,
उसका आता पता न चले। आप सीएजी का ऑडिट कराने से भाग रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप जितने भी आपके महापाप हैं, महाकुकृत्य हैं, वो सारी जो है, ठीक है महेश वर्मा जी, इस वजह से ढक दिया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ऐसा करे, और वो मुख्यमंत्री जो अफजल गुरु की आदर्श अपने आप को मानती है, आतंकवादियों को अपना आदर्श मानते हो, चलिए ठीक है, ऐसे लोग जब इस तरह की अपराध की बात करें, चलिए ठीक है वर्मा जी, ठीक है महेश वर्मा जी, लोगों को विश्वास नहीं होगा। चलिए ठीक है। हाँ पवन भाई, आप रिस्पॉन्ड कर दें, आप प्लीज बोलिए। देखिए धर्मराज जी, मुझे लगता है कि बात तथ्यों पे होनी। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सरकारी स्कूल दिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी अस्पताल दिए, अस्पताल हमने अच्छे कर दीजिए, बिजली पानी दिया, बिजली पानी हमने अच्छा कर दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दिया, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा दी। तो भाजपा ने दिल्ली में गैंगस्टर्स का अड्डा बना दिया, फिरौती की कॉल्स आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सारे वर्मा जी उनको संरक्षण दे दिया। ऐसा लग रहा है दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग ये बताने के बजाय कि दिल्ली में अपराध कैसे रोकेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में पूरा समय निकाल देते हैं। आज यूपी के अंदर बात कर रहे थे, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा अपराध बढ़ गए, उसके बाद दिल्ली आता है और इन्हीं के संरक्षण में बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा सैन्य सौदे में दलाली लेते हुए पकड़ा गया था, उसको सजा हुई थी, ये अलग की बात होगी। दिल्ली पे, देश पे भाजपा ने कर्ज बढ़ा दिया, ये बात अलग की होगी। लेकिन मुद्दा आज वो नहीं है, मुद्दा आज है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली के लोगों के अंदर डर, दिल्ली के लोगों के अंदर दहशत, व्यापारियों के अंदर दहशत कि व्यापारी को कोई पता नहीं कब फिरौती की कॉल आ जाएगी। अगर वो 20-25 करोड़ रुपए फिरौती नहीं देगा व्यापारी, कब गुंडे उसके ऊपर 40-40 राउंड फायरिंग कर देंगे। दिल्ली में समस्या इस बात की है। दिल्ली में समस्या उस महिलाओं की भी है जिनको पता नहीं कि सब्जी लेने जा रही हैं, कौन गुंडा आएगा बाइक से उनकी चेन छीन के ले जाएगा। समस्या उन युवाओं की है, फोन पे बात करते निकलते हैं, कौन गुंडा बाइक लेके आता है, उनका फोन छीन के ले जाता है। समस्या उस बात की है। समस्या उन महिलाओं की भी है जिनको पता नहीं कि बलात्कार के जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के अनुसार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो कब रुकेंगे। और इनसे अगर सवाल पूछ लिया जाए भाजपा से कि भाई आपको लॉ एंड ऑर्डर दिया है, इसको ठीक करिए, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने लग जाते हैं। चलिए ठीक है, आपको दिया है, दिल्ली पुलिस आपसे संभल नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा है, तो छोड़ दो। चलिए पवन शर्मा जी, ठीक है, जल्दी महेश समाधान होगा, तो ऐसे तो समाधान नहीं। चलिए ठीक है, महेश वर्मा जी 10 सेकंड में, फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। हाँ महेश वर्मा। हाँ, मैं तो ये सबसे पहले कहूंगा कि पवन जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संस्कारी हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए वेदभूषण जी से। एक पुलिस अधिकारी रहे, एक तो सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए। आपके चैनल पे या तो ये माफी मांगे, एक पुलिस अधिकारी को कह देना, नहीं बोला, ये असभ्य व्यक्ति नहीं है। चलिए ठीक है पवन शर्मा जी, पवन जी एक मिनट, हाँ जल्दी सर समय कम। महेश वर्मा जी काउंटर करना चाहिए। अगर इसमें नैतिकता थोड़ी बची हुई है कहीं पे, तो कम से कम सुने। चलिए पवन जी 10 सेकंड रुक जाइए। पवन शर्मा जी 10 सेकंड रुक जाइए। महेश वर्मा जी समाधान बात करते हैं। चलिए ठीक है पवन भाई 10 सेकंड रुक जाओ महाराज, 10 मिनट। हाँ ठीक है वर्मा जी प्लीज 10 सेकंड। हाँ बोलिए, फिर डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूं सर कि आपको जो भी चीज करनी है, जैसे सर्वेश्वर जी ने एक बात कही, आप उठाओ ना। अगर कोई ऐसी जाति हो रही है, कोई अधिकारी की फेल्योर है, कोई पुलिस अफसर गलत काम कर रहा है, उसको उठाना आपका अधिकार है। उससे आपको किसने वंचित किया हुआ है? किसी ने वंचित नहीं किया। आप क्या मजाक, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सिर्फ ये कहेंगे। चलिए ठीक है महेश वर्मा जी। सर ये अनंत कथा है, अनंत कथा। एक मिनट रुक जाइए, उस पर हम ज्यादा टिकट टिप्पणी, एक मिनट सर एक मिनट पवन, बहुत ज्यादा टिकट टिप्पणी। डॉक्टर साहब एक मिनट सर, देखिए बहुत सर, देखिए अगर एक मिनट, अगर इनको मैं बोलना बंद कर दूंगा मैं। चलिए महेश वर्मा जी सर प्लीज, महेश वर्मा जी प्लीज, चलिए महेश जी एक मिनट रुक जाइए, पवन शर्मा जी रुक जाइए। डॉक्टर साहब ये तो एक पवन भाई रुक जाइए। अरे सर बड़े एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अनीत सिंह जी, ये एक ऐसा मसला है, अगर हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे, एक दूसरे की परतें उधेड़ने लगे, तो ये तो प्याज की तरह हो गया। जितना उतारते जाओ कुछ ना कुछ सबके हिस्से में है। कोई होता है ना कि किसी का हिस्सा खाली नहीं जाएगा, सबके हिस्से में। आज प्रॉब्लम यह है कि हम दिल्ली के मसले पे बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो वर्तमान कंडीशन में की हम बात कर रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले दिल्ली में क्या रहा होगा हमें नहीं पता। 30 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो पिता नहीं। महेश वर्मा जी एक मिनट रुकिए सर।
मूल सवाल यह है कि इस अपराध को अगर घटित हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, मूल को इशू तो ही होना चाहिए डॉक्टर साहब। धर्मराज जी देखिए, आज इस संवेदनशील मुद्दे पर आपको काफी जहमत उठानी पड़ रही है लोगों को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि क्राइम यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। हमारे मित्र यहाँ पे अभी जो विश्लेषक बैठे हुए हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की सरकार केंद्र के सरकार के पास जाए और बताए कि अधिकारियों ने ये गलत काम किया है और इस तरीके से हो रहा है। ये सांच को आंच की जरूरत क्या है? आप देखिए कि यहाँ पे जो डेली विटनेस्ड 111% राइज इन साइबर क्राइम, अगर हम यहाँ पे महिला के खिलाफ अपराध की बात करें तो उसमें 40% जंप देखने को मिला है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात अगर देखें तो 73.5% यहाँ पे जंप हुआ है दिल्ली में। इतने सारे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र का होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर साहब सोए हुए हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि केंद्र यहाँ दिल्ली के उनके नाक के नीचे किस तरीके से अपराध लगातार हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है? हमें इसने समझने की जरूरत है कि जो जवाबदेही संविधान ने संवैधानिक पदों की जवाबदेही तय करी है, उस जो तय जवाबदेही को डिलीवर करने में होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर साहब कितने असफल रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ रहस्य नहीं है। हमारे मित्र अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बाटला हाउस तक पहुंच चुके थे, वो शायद ये भूल गए थे कि इसी यहाँ पे संसद भवन पर भी अटैक हुआ था जब बीजेपी की सरकार थी। लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ धर्मराज जी, जो आपने सवाल पूछा कि दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे क्या आती है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब, सुन लीजिए धर्मराज जी, इस तरीके से बात नहीं, महेश वर्मा जी इंटरप्शन, वो सुन रहे थे कंटिन्यूअस, उनको बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब ने 2013 में एक ट्वीट किया था और उन ट्वीट था इफ वोटेड टू पावर आप गवर्नमेंट विल सेट अप ए स्पेशल कमांडो फोर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड सीनियर सिटीजन्स। ये 27/6/2013 में उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से कि आप बताइए कि कौन सा स्पेशल आपने कमांडो फोर्स तैयार किया है? आपने मार्शलों की तैनाती की है, आज उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? कितने मार्शल बस में घूम रहे हैं? आप बताइए कि सीसी कैमरे की हालत कैसे हैं? यहाँ पे 40% ऐसे कैमरे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इस समय की ताजा रिपोर्ट है ये। ब्लैक स्पॉट आपको दूर करने की जरूरत थी। मैं पूछूंगा कि कितने ब्लैक स्पॉट दूर किए गए? ये सारे आइडेंटिफिकेशन अभी आज तक नहीं हो पाए हैं। 11 साल का समय बीत चुका है। केजरीवाल साहब और केंद्र की सरकार दोनों को मिलजुल कर समन्वय के साथ काम करना है। लेकिन धर्मराज जी, सबसे बड़ी त्रासदी क्या है पिछले 11 सालों में कि लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी हर एक विषय को एक राजनीतिक अखाड़ा बना देते हैं और हर एक विषय पे एक दूसरे के टांग खींचने का काम करते हैं। जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्र की सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है, उसका अभाव है। और हमें ये पहले भी देखने के लिए मिला था कि केजरीवाल साहब को कोऑर्डिनेशन में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है और उन्होंने पिछले 10 सालों में ये अपनी एक्सपीरियंस को डेवलप भी नहीं कर पाए। लेकिन आज वही कमी हमें आतिशी जी में भी दिख रही है। जो एक उम्मीद नया मुख्यमंत्री मिलने के बाद शायद दिल्ली की स्थिति कुछ सुधरेगी, लेकिन अब वो उम्मीद भी धरी की धरी रह गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट। नरसंहार कहाँ हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार दिल्ली में हुआ, सिखों का हुआ। चलिए ठीक है। उनके कातिलों को आपने क्या बनाया? मंत्री, चलिए ठीक है। महेश वर्मा जी सर उधर जाते। वेद भूषण जी, मैं सर थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता हूँ। हाइपोथेटिकल एक सवाल है, अगर आप इस वक्त सर्विस में होते, महेश वर्मा जी एक मिनट, आप अगर इस वक्त सर्विस में होते और आपके जुरिडिक्शन में अगर इस तरह की घटनाओं में इजाफा होता तो आप क्या करते एक एसीपी के तौर पर? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर आपको बताऊंगा सर, शायद आपके साथ थे या आपके पहले थे या बाद में थे, मुझे नहीं पता। वो ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारी हैं, दिल्ली से रिटायर्ड है। उन्होंने कहा था कि ये जो LIU है वो कहीं ना कहीं, और जो बीट पुलिसिंग दिल्ली की बड़ी मजबूत मानी जाती थी, उन्होंने कहा उसमें थोड़ी ढिलाई बरती गई है, उसमें कमी आई है। SHOs के रोल पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। ये ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारी रिटायर्ड दिल्ली के, उन्होंने मुझे बताया था। तो उस पर एक कमेंट बता दीजिए सर। देखिए धर्मराज जी, बड़ी रीजनेबल बात की थी डॉक्टर अनित सिंह ने। उन्होंने कहा था कि जब तक आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी अपराध का समूल रूप से नष्ट होना या उसका पार्ट नष्ट हो जाना आसान काम नहीं है। क्राइम को समझना, क्राइम को टैकल करना, कंट्रोल करना, पर दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के अंदर हर क्राइम को लेकर राजनीति से जोड़ दिया जाता है। अभी जो सबसे बड़ा
एक्स प्रेसिडेंट है, ट्रंप के ऊपर 3 बार वहां पर अटैक हुए, कातिलाना हमला हुआ। हिंदुस्तान में यदि हो जाता तो हाहाकार मच जाता, परंतु किसी ने वहां पर ये नहीं कहा, उन्होंने शूट आउट कर दिया। तो प्रेज किया वहां की पुलिस को कि आपने यू वेल डन, आपने उसको सही निशाना देकर मार दिया उस अपराधी को जिसने हमारे एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की थी। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। डॉक्टर अनिल सिंह ने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे यहाँ इच्छा शक्ति कमी है, केवल एलिगेशन लगाना। और अभी केजरीवाल का भी नाम लिया, और जो प्रेजेंट में जो सीएम है, जो उनका आज जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, उनकी भी यही कार्य प्रणाली दिखाई दे रही है। वो मिलकर काम करने में नहीं, बिल्कुल विपरीत दिशा में जाकर काम करने की कोशिश कर रही है। वो जब से वो सीएम लगी हैं, क्या उन्होंने कभी होम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की, कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की? अभी आप पर्ची भिजवाइए कमिश्नर के ऑफिस में, मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि सीएम को इज्जत के सम्मान के साथ बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बात करेंगे। पर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आप बात नहीं करना चाहती, केवल और केवल अपनी बात को ऊंचा रखना चाहते हैं। और दिल्ली में जो भी क्राइम हो उसको सीधे सीधे पुलिस, और पुलिस भी नहीं, केवल केंद्र सरकार और अमित शाह के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। अमित शाह अकेले व्यक्ति नहीं है, पूरी टीम है, पूरा हिंदुस्तान है, तमाम फोर्सेज हैं उनके अंडर में। तो केवल ये कह देना कि अमित शाह जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी धर्मराज जी जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं उस चीज के लिए। जब तक सब मिलकर इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस तरह की क्राइम की स्थिति बरकरार रहेगी। और ये लास्ट क्राइम नहीं है, इससे ज्यादा ग्रूसम क्राइम होंगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके दर्शकों को, सोचे कि ये स्थिति है, हो सकता है आने वाले सरकारों में इससे भयंकर स्थिति आ जाए, तब फिर आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं अपना इंट्रोस्पेक्शन आम आदमी पार्टी को जरूर करना चाहिए, उनकी आतिशी को, कि हम अपना घर देखें, हमारे घर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। चलिए ठीक है, सर्वेश्वर जी पवन मैं आता हूँ, लास्ट में आऊंगा। हाँ सर्वेश्वर जी। देखिए धर्मराज जी, मैंने जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, लेकिन वही घुमा फिरा के वही फिर राग अलापना हर डिबेट में यही होता है। मैंने पूछा ठीक है, दिल्ली में अगर अपराध बढ़ा तो केंद्र सरकार को आप जिम्मेदार मानते हो, मैं भी मान रहा हूं कि इसमें कमी क्यों नहीं हो रही है। अगर पंजाब में अपराध बढ़ रहा है, वहां पे पुलिस आपके हाथ में है, तो आपने एक शब्द में क्यों नहीं बोला कि पंजाब सरकार जिम्मेदार? ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोले। दूसरी बात, जब ये कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला कि संसद भवन पे हमला होता है, भाई संसद भवन पे हमला होता है तो उस आतंकवादी के लिए 12 बजे रात में आप कोर्ट खुलवाते हो, आपके बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे एक से एक संगठित, यही दिल्ली में क्या हुआ था, दंगा हुआ था, ताहिर हुसैन नाम का इनका जो पार्षद था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल उसको सर्टिफिकेट दे रहा था, नहीं मैंने उसको देखा है। जब वो पूरी गहन जांच पड़ताल हुई तो आज वो जेल में बंद है। तो जब आप अपराधियों को इस तरीके से पालोगे, पोसोगे, और आर्थिक अपराध को आप अपराधी नहीं मानोगे, जब ये जेल से छूट के आते हैं तो आतिशबाजी करते हैं, तो खुशियां मनाते हैं, और जब दिवाली का मौसम आता है तो आतिशबाजी को बंद करवा देते हैं। तो आर्थिक अपराध को अपराध नहीं मान के केवल और केवल जो छुटपुट घटनाएं बढ़ी है, कहीं पे फिरौती का कॉल आ गया या चैन स्नैचिंग, ये तो कांग्रेस के समय शीला दीक्षित की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं उस समय रामराज दिल्ली में था? आप ये बात पूछिए ना। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ था, उसके बाद पूरी लॉ एंड ऑर्डर सुधर जानी चाहिए थी दिल्ली की, क्योंकि एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट दिल्ली में हो गया था, लेकिन नहीं, जस का तस था। सबसे बड़ा जो ग्रुसम रेप होता है, जिसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ, वो भी दिल्ली में ही हुआ, और उसी के कारण से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी। तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार, पुलिस कांग्रेस के पास, सब कुछ कांग्रेस के पास, तब तो वो अपराध पे लगाम नहीं लगा पाए। यहाँ पे जैसे कि अभी वेद सर ने बोला, आप एक टेबल पे, आज तक मैंने केजरीवाल को या तो पोल्यूशन का मामला हो या दिल्ली में सफाई सुथरा उसकी जिम्मेदारी हो, चाहे जहां पे केंद्र की दखल अंदाजी आती है, एक बार भी उन जो भी ऑफिसर या जो भी मंत्री जो भी है उनके लिए एक्ट के जिम्मेदारी को तय करने की कोशिश की नहीं की। ना तो पोल्यूशन के मामले पे आप पहले हरियाणा पंजाब को जिम्मेदार करते थे, जब पंजाब में कांग्रेस। चलिए ठीक है सर, चलिए सर एक मिनट, चलिए ठीक है, बार-बार अपराध कर रहा हूं, क्यों आगे है? सर एक मिनट, ठीक है। हाँ पवन भाई जल्दी से 10-15 सेकंड।
धर्मराज जी, मुझे लगता था कि आज कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन पूरे भाजपा के नाम पे बैठे स्वघोषित लोग जो हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा, भला बुरा कहने के अलावा एक बात नहीं बताई। इन्होंने बोला पंजाब के अपराध में कमी नहीं है, सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहे हैं, सुन लीजिए, बीच मत बोलिए, सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहे हैं तो भाजपा की यूपी में हो रहे हैं, यूपी के बाद दिल्ली में हो रहे हैं। तो आज गृह मंत्री सवाल हम नहीं करेंगे तो सवाल किससे करेंगे? कम से कम मुख्यमंत्री को तो इज्जत से बात करना सीख लीजिए। अब गुंडागर्दी की बात करते हैं, अरे जिस पार्टी के लोग जब देखे पहलवान बेटी जंतर मंतर, अरे सुन लीजिए यार, चलिए ठीक है। चलिए डॉक्टर अनिल सिंह कुछ करें। डॉक्टर साहब जल्दी 10 सेकंड सर। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर अनिल सिंह। देखिए धर्मराज जी देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 19 जो बड़े महानगरों का जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, कमोबेश सारी की सारी आर्थिक स्थितियां कई सारे महानगरों में सेम है, पुलिस बल भी सेम है। दिक्कत कहां पे आती है? वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। देखिए क्राइम कभी भी जीरो नहीं होता, खत्म नहीं होता है। चलिए कि भाई हमारे मित्र चलिए सर, शीला जी के टाइम पे जीरो नहीं था, लेकिन सर वक्त की कमी है और हम उम्मीद करेंगे कि देखिए इस डिस्कशन से तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोशिश यही होनी चाहिए कि अपराध कम हो, उस पर अंकुश लगे। राम राज्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं, राम राज्य आएगा नहीं, ये सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पवन जी, वर्मा जी, आपका भी, डॉक्टर अनिल सिंह साहब, सर्वेश्वर सर्वे जी, विभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग जुड़े। आज की बहस में बस इतना ही।